हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। जो लोग पुराने हैं उन लोगों को पता है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रही हूँ, जिसमें मैंने 2018 का क्वेश्चन एनालिसिस किया था। उसी के 15 क्वेश्चन बच गए थे जो मैं आज करवाऊँगी, ठीक है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र यानी जेडपीटी की बात हो रही है। जेडपीटी क्या होता है? जहाँ मतलब संभावना है विकास की, ठीक है। और आप अगर उसको मतलब जहाँ पे बच्चे का आपको लग रहा है कि वहाँ पे विकास हो सकता है और आप थोड़ा सा उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो अच्छा विकास कर रहा है, वो होता है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, ठीक है। फर्स्ट है उस बिंदु, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि सहयोग से उसका विकास बेहतर होगा। सेकंड है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। ये भी कुछ हद तक लग रहा है, लेकिन हम इसको पूरी गलत नहीं मान सकते हैं। फिर भी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा ऑप्शन देखेंगे। थर्ड ऑप्शन है कि उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने को पूरी जिम्मेदारी लेता है। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। फोर्थ है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। हाँ, ये सही ऑप्शन है कि कोई ऐसा एक संदर्भ जिसमें बच्चा आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो स्वयं से कर पा रहा है। किसी चीज़ में होता है ना, जब बच्चा कोई कार्य कर रहा है और उसको मतलब वो लगभग समझिए कि उस चीज़ पे पहुंचने वाला है और उसको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग उसको सपोर्ट देते हैं यानी पार प्रदान करते हैं, सहारा देते हैं, तो वो क्या करता है उस चीज़ को पूरी तरह से कर लेता है, खुद कर लेता है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट 4 होगा। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं बार बार कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छी तरीके से कर लिए हैं, ज़्यादा नहीं 2011 से नहीं, कम से कम अगर आप लोग 2016 से भी कर लिए, पूरे ऑनलाइन जितना भी शिफ्ट हुआ है सारा मैं करवाऊँगी, अगर सारा आप लोग कर लिए तो अच्छे से आप लोगों का हो जाएगा पेपर क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक उभयलिंगी व्यक्ति, ठीक है। उभयलिंगी व्यक्ति यानी उभयलिंगी व्यक्ति क्या होता है? एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी, यानी जिसमें कि थोड़ा सा जो है सो मेल वाला बिहेवियर भी होता है और थोड़ा सा स्त्री मतलब फीमेल वाला भी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो समाज में जो प्रचलित लिंग रूढ़िवादिता है उसका पालन करता है। स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। हाँ, ये सही है कि उसमें जो है सो दोनों गुणों का क्या होता है? समायोजन होता है। यानी उसमें जैसे एक मेल है तो उसमें क्या होता है? एक साहस भी होता है, और एक फीमेल है तो उसमें क्या होता है? एक केयर करती है वो, जैसे तो वो दोनों चीज़ का समायोजन होता है, यानी वो केयर भी कर रहा है और साहसी भी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है कि वो अहंकारी होंगे या उनको किसी बात का घमंड होगा, नहीं। इसलिए थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे डैश को छोड़कर, मतलब बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। डैश को छोड़कर यानी वो सब द्वारा ग्रहण करते हैं और किसी एक को नहीं, एक के द्वारा ग्रहण नहीं करते हैं। फर्स्ट है ट्यूशन। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेंडर रोल क्या होता है? जेंडर रोल मतलब हम लोग क्या करते हैं, समाज के लोग से ग्रहण कर रहे हैं कि एक लड़का है और एक लड़की है, उसको कैसे बिहेव करना है। मैंने इस पर वीडियो भी बना चुकी हूँ इस पर कि एक लड़का है एक लड़की है, उसको कैसा बिहेव करना है, उसको कैसे कपड़े पहनने हैं, उसको मतलब ये सब कहाँ से आता है? ये सब हम अपने समाज से सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें समाजीकरण तो होगा, समाजीकरण से तो बच्चा सीखता ही है, संस्कृति से भी सीखता है। संस्कृति से सीखते हैं कि कपड़ा कैसे पहनना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज़ सीखते हैं कि हमारी अब जैसे भारत की संस्कृति है तो हमें, जैसे हमारी संस्कृति में हमें दिखाया गया है कि हाँ हमें ये इस टाइप के कपड़े पहनने हैं, या हमें इस तरह का पालन करना है, इस तरह की संस्कृति का पालन करना है, ठीक है। तो यहाँ से भी बच्चा सीखता है। मीडिया से तो सीखता ही है कि मीडिया से क्या करते हैं, मीडिया में जो दिखाया जाता है, जो ये फिल्म देखते हैं या न्यूज़ देखते हैं, उस चीज़ का क्या होता है, हम पे ज़्यादा असर पड़ता है, तो हम जो देखते हैं वही ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये होगा। और एक ट्यूशन है जहाँ पे हम ट्यूशन तो नहीं लेने जाते हैं, यहाँ हमें लिंग भूमिकाएं जो है सो क्या है इसके बारे में हम ट्यूशन ले रहे हैं, ट्यूशन इसलिए नहीं होगा। तो चूँकि ये गलत है इसलिए यहाँ पे गलत ही पूछा गया था, तो ये इसलिए सही है, ठीक है। ये सब गलत है और फर्स्ट ऑप्शन सही है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि मानकीकृत परीक्षण यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की बात हो रही है, यानी जिसमें वैलिडिटी होती है, क्या गुण होते हैं, जिसमें जैसे जैसे एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, तो ये एक एग्ज़ाम है, तो इसमें मतलब अब इस चीज़ के बारे में बोल रहा है कि या सीटेट है या बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं, तो उसकी एक आलोचना क्या हो सकती है। ठीक है, आलोचना के बारे में बोल रहा है कि एक आलोचना क्या हो सकती है। फर्स्ट है कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। ऐसा तो नहीं है कि मतलब हमारे यहाँ नौकरी मिल जाती है एग्ज़ाम से, तो इस स्पष्ट तस्वीर कैसे नहीं देते, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सेकंड है वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती है। हाँ, ये सही है कि जो मेन चल रहा है, अगर आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम दिए हैं और सपोज अगर आपको मतलब आपका क्लियर नहीं हुआ, आप में क्या टैलेंट है, आप हो सकता है उस दिन आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, उस दिन कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, या 2 नंबर से अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि आप उसके लायक नहीं हैं। ठीक है, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो आप उसके लायक नहीं हैं। तो ये इस चीज़ का सही है कि वो ये थोड़ा सा एक पक्षपाती है। ठीक है, तो ये सही लग रहा है ऑप्शन। थर्ड है कि उसकी भाषा को समझना मुश्किल है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लोग देख ही रहे हैं, अभी भी सामने में क्वेश्चन है, तो आपको इसकी भाषा समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये भी गलत है। फोर्थ है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। ये कैसी बात हो गई, आप लोग देखते हैं कि हम लोग कितने कितने लाख बच्चे एक साथ एग्ज़ाम देते हैं, तो इसलिए ये भी गलत है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एकाधिक बुद्धिमानी यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात जहाँ हो तो आप लोगों को हार्वर्ड गार्डनर का नाम याद रखना है, जिन्होंने क्या किया था, एक बुक दी थी, उसमें 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में उन्होंने बताया था। वैसे उन्होंने बोला कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, मतलब कोई भी आदमी में हर एक आदमी में हर एक गुण है। कोई गाता अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, किसी में कोई और कला है, कोई डांस अच्छा करता है, तो बुद्धि हर एक प्रकार की है। ठीक है, इसमें फर्स्ट है कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर एकदम व्यापक मिल रहा है, बहुत ही अच्छा मतलब आप लोगों को माहौल मिल रहा है और बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, तो आप जो है सो अगर जिसका गला अच्छा नहीं है, जो गा नहीं सकता है, अब उसको आप बहुत ज़्यादा मतलब व्यापक सुविधा प्रदान करा रहे हैं। हाँ, वो कुछ हद तक गा लेगा, लेकिन इतना अच्छा जो है सो गायक नहीं बन सकता। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड है बुद्धि तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है। ये भी गलत है कि आप जो है सो उसकी मतलब उसकी बुद्धि को जो है सो बहुत सारा बुद्धि से तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, ये भी गलत है। थर्ड है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। हाँ, ये सही है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि उन्होंने क्या कहा था कि बुद्धि बहुत तरह की होती है। ठीक है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही है, यानी अधिगम के लिए आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी जो चल रही है या होने वाली है, जो कंटिन्यू चल रही है। जैसे क्लास में है ना कि अगर क्लास मतलब रेगुलर चल रही है और उस बीच बीच में जो टेस्ट ले रहे हैं तो वो क्या हो रही है, वो चल रही है कंटिन्यू, तो वो क्या हो गया, असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा समझा दे रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या हुआ, यानी अधिगम का आकलन, मतलब लर्निंग हो चुका है। जैसे साल में एक बार या 6 महीना 6 मंथ पे एक बार एग्ज़ाम जो लेते हैं वो क्या हुआ, अधिगम का आकलन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि शिक्षक दोनों का उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उसके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करना। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर लर्निंग की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, दोनों की बात करनी है। सेकंड है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, ये आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो है वो दोनों का यूज हो रहा है कि आप प्रगति भी कर रहे हैं और उपलब्धि स्तर को भी जान रहे हैं। यानी यहाँ पे फॉर लर्निंग की भी बात हो रही है और ऑफ लर्निंग की भी बात हो रही है, यानी आप प्रगति भी कर रहे हैं और उसके उपलब्धि स्तर को जानने के लिए भी लास्ट में आप उसका एग्ज़ाम ले रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे सही लग रहा है। थर्ड देखेंगे कि बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, यहाँ पे भी जो है यहाँ पे बस फॉर लर्निंग काम कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ है कि
आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने। जहाँ यहाँ पे प्रमाणित करने की बात हो गई, यानी हम लोग प्रमाणित कब करते हैं, जब लास्ट में एग्जाम लेते हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ पे ऑफ लर्निंग की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे CCE की बात हो रही है, यानी कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो बोल रही है कि कौन सा जो है सो इसमें नहीं है। फर्स्ट है कि यह बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है। ऐसा तो नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो है सो बच्चे को धीमा, खराब या बुद्धिमान करने में तो चिन्हित नहीं होता है। सेकंड है, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये भी ठीक नहीं लग रहा है। थर्ड है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। हाँ, ये सही लग रहा है कि CCE क्या है, एक सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी एक मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यानी बच्चे सीख रहे हैं, जो हम देखेंगे कैसे सीख रहे हैं, क्या उसको ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ जो है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये एक अंग है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है उसका एक अभिन्न अंग है। फोर्थ है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे के उपलब्धि पर केंद्रित होता है। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है सो थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। अब कोई भी बच्चा जो प्रतिभाशाली यानी 3 चीज़ हम लोग याद रखेंगे गिफ्टेड बच्चों के बारे में, यानी उसमें क्या होगा, उसका IQ ज़्यादा होगा, IQ हाई होगा, यानी IQ 140 प्लस होगा, क्रिएटिव भी होगा, टैलेंटेड भी होगा, तीनों चीज़ का क्या होगा उसमें मिक्सअप होगा, कोई गिफ्टेड बच्चा है तो। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि एक अनुशासित दिनचर्या। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसमें वो जो है सो अनुशासित दिनचर्या का ही पालन करेगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। अब जैसा कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसको हम कोई अनुशासित दिनचर्या अगर हम किसी बच्चे के साथ फॉलो कर रहे हैं तो वो प्रतिभाशाली हो जाएगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं। वो क्या है, एक आनुवांशिक और वातावरण दोनों का जो है सो अंतःक्रिया है, कि उसके हेरिडिटी से भी उसको मिला है और वो जो समाज में रह रहा है उस तरह के वातावरण में, तो उसका भी वो मिक्सअप है। ठीक है, तो इस दोनों का क्या हो गया, वो अंतःक्रिया है। ठीक है, थर्ड है एक संसाधन समृद्ध वातावरण। आप उसको संसाधन समृद्ध वातावरण मौजूद में बहुत तरह की उसको चीज़ें दे रहे हैं, बहुत अच्छा उसको एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो प्रतिभाशाली हो जाएगा? नहीं, दोनों चीज़ का ज़रूरत होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है सफल माता पिता। अगर माता पिता सफल है तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसका बच्चा भी सफल होगा, क्योंकि हम लोग ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे माता पिता सफल हैं और उनके बच्चे को आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, इसका आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो सामाजिक आर्थिक यानी जो बच्चा सामाजिक आर्थिक रूप से जो मतलब क्या बोलेंगे उसको, जैसे कोई ज्ञात से अज्ञात की तरफ आता है, जैसे कोई बच्चा जो है सो बहुत ही पिछड़ा है और उस पृष्ठभूमि से आ रहा है, तो उसको किस तरह के माहौल की आवश्यकता है विद्यालय में। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों को उसकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हाँ तुम जो है सो फर्स्ट आए हो तो तुमको हम एक अलग श्रेणी में रखेंगे और ये जो है सो ये थोड़ा कमज़ोर है तो इसको हम अलग श्रेणी में रखेंगे। ऐसा तो हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, वर्गीकृत तो एकदम नहीं करना है। सेकंड है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ठीक है, ये भी कुछ हद तक ठीक लग रहा है। थर्ड है उनके संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उसका उपयोग करता है। हाँ, ये सही है कि आप वो जिस संस्कृति से आए हैं, वो जिस भाषा का यूज कर रहे हैं, जैसे कोई बच्चा आता है छोटा बच्चा तो वो क्या करता है, पहले मातृभाषा का यूज करता है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको महत्व दे रहे हैं, उसके भाषा को महत्व दे रहे हैं, उसके संस्कृति को महत्व दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो बच्चा जो है सो उसको मतलब अलग वाली फीलिंग नहीं आएगी, उसको क्या लगेगा कि हाँ ये सब मतलब हम लोगों के लिए ही है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही है यहाँ पे। फिर भी हम लोग फोर्थ देखेंगे कि उसकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वह मुख्य धारा की भाषा सीख सके। ऐसा नहीं है कि आप उसको बोलेंगे नहीं तुम मातृभाषा का यूज़ नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तुमको विद्यालय में जो इंग्लिश हिंदी या जो भी यूज हो रही है भाषा, तुमको सिर्फ और सिर्फ वही बोलना है, और आप क्या कर रहे हैं, उसको हमेशा हतोत्साहित कर रहे हैं, यानी उसको मतलब एकदम बोल रहे हैं कि नहीं तुमको यही यूज करना है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ही बेस्ट है, इसलिए थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है।
सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या निर्भर करता है? आवश्यक हस्तक्षेप। ठीक है, फर्स्ट है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ तुम तेज़ हो, तुम जो है सो अपने से कमज़ोर वाले जो तुमसे छोटे हैं या जो तुमसे कमज़ोर है, आप तुम उसको पढ़ाओ या उसको समझाओ, ऐसा नहीं करना है। सेकंड है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों का उपयोग पर। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ये सही लग रहा है कि आप जो है ना उसको मतलब एक अनुकूलित और एक निर्देश दे रहे हैं और उसका वो उपयोग कर रहे हैं, ये सही है। थर्ड है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। ऐसा नहीं है कि हाँ तुम तेज हो, तुम लेट तक भी बनाओगे तो चलेगा, हम तुमको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके प्रति स्नेही होने के नाते कि हाँ आप जो है उससे एकदम प्यार जता रहे हैं कि तुम तेज हो, इसलिए तुम मेरे तो बेस्ट सबसे अच्छे स्टूडेंट तुम ही हो मेरे, है ना। तो ये भी नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? ठीक है, अब अति संवेदनशील बच्चे यानी ADHD वाले बच्चे की बात हो रही है। अब इन लोगों को समझाने के लिए कि मतलब इन लोगों को क्या करेंगे, इन लोगों के बच्चे को अलग तरीके से सिखाना है। ठीक है, अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको दूसरे तरीके का यूज करेंगे। ये क्या करें, जैसे बड़े बड़े काम है तो उसको क्या करें, छोटे छोटे पार्ट में बांट के आप उसको डिवाइड करके उसको दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पे जो है सो एकाग्रचित होकर जो है सो नहीं काम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको उनके बेचैनी उनके नेचर में होता है। तो मतलब जैसे कूदते रहेंगे, कूद फान कर रहे हैं और एक जगह वो टिक के नहीं रह सकते। अब यहाँ पे फर्स्ट है कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकारना। अब अगर बच्चा मतलब बेचैनी उसके तो नेचर में है तो आप उसको क्या करें, फटकार लगा रहे हैं, तो ये तो सबसे गलत है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही गलत लग रहा है, इसलिए यही सही है। सेकंड है कि एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। ये सही है कि आप उसको जो है कोई कार्य है तो आप उसको क्या करें, छोटे छोटे पार्ट में बांट के दे रहे हैं। थर्ड है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। हाँ ये भी सही है कि अगर एक तरीका उसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको बहुत तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस तरह से समझिए। फोर्थ है उसके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेशन। हाँ ये भी सही है कि आप उसके दैनिक कार्य में वो जो पर डे कर रहा है उसमें क्या कर रहे हैं, आप शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं, उसका समावेश कर रहे हैं, तो क्या होगा उससे जो है वो एक जगह ध्यान केंद्रित कर पाएगा कुछ हद तक। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है और यही सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अलग अलग सोचने वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो अलग अलग सोचने वाले, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है, अब सारी सोच की, यानी एक चीज़ को आप बहुत तरह से सोच रहे हैं। ठीक है, कोई एक चीज़ है तो आप उसको क्या कर रहे हैं, बहुत तरह से सोच रहे हैं। ठीक है, कोई एक मतलब जैसे कोई एक मतलब ये नहीं होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग आप नहीं करें। कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी अभी सारी चिंतन होता है, यानी आप मतलब 4 ऑप्शन है तो आप कोई एक चूज कर रहे हैं, तो ये होता है। ठीक है, तो अलग अलग सोचने वाले पैटर्न क्या किस तरह की पहचान कर रहा है, तो जैसे ही अलग अलग सोच वाली बात होगी तो ये सीधा सीधा जो है सृजनात्मक यानी क्रिएटिव बच्चे जो हो रहे हैं उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे सीधे जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये सब तो गलत ही है। प्रत्यास्थी ये भी नहीं होगा, विकलांग है ये भी नहीं होगा, विकलांग कैसे हो जाएंगे, डिसलेक्सिया भी नहीं होगा। ठीक है, तो सृजनात्मक बच्चे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट है अभी सारी उत्तर वाले प्रश्न पूछना। फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है कि मतलब आप जो है सो कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी 4 ऑप्शन दे रहे हैं और एक ऑप्शन बोल रहे हैं चूज करने के लिए, तो यहाँ पे यही ऑप्शन गलत है, इसलिए यही सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे कि किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी सोच विचार प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना, तो ये तो सही है। ठीक है, थर्ड है कि कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, ये भी सही है कि आप जो गलती कर रहे हैं उसके प्रति आप ईमानदार हैं। फोर्थ है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, तो ये भी सही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में बताया था, इसलिए ये ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि यहाँ पे गलत पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, संवेग के बारे में पूछ रहा है, यानी इमोशन के बारे में पूछ रहा है, तो उत्तेजना ये तो नहीं होगा, ये हमारे माइंड से आता है तो ये भी गलत हो जाएगा। स्मृति यानी आप जब कोई चीज़ याद कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा कि आप किसी चीज़ को याद करें, ये भी माइंड से है।
ठीक है। डर ये हो जाएगा, ये एक तरह का इमोशन है कि आपको डर हो रही है, तो ये क्या हो गया, जैसे कि 3 चीज़ याद रखेंगे, फियर, एंगर और लव। ये क्या होता है, ये जन्म से आते हैं, ठीक है। ये सब जो है सो इमोशन है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ है ध्यान। ध्यान भी जो है सो माइंड से, आप माइंड को कंसंट्रेट कर रहे हैं तो आप ध्यान कर पा रहे हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पाद होता है। कोई 3 वर्ष का बच्चा है, वो मतलब पर डे जा रहा होगा दूध लाने दूध बूथ पे, तो वो क्या, उसका क्या प्रतिक्रिया है कि दूध जो है वो मशीन द्वारा उत्पाद होता है। गाय का जो है सो कोई काम ही नहीं है, गाय या भैंस कोई भी दूध दे रही है तो उसका कोई काम नहीं है, वो क्या होता है, दूध का उत्पाद जो है मशीन द्वारा होता है। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है, कि बच्चा के मतलब बच्चा क्या समझ रहा है, इसका स्पष्टीकरण किस तरह से प्रदान कर रहा है। फर्स्ट है, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे के परिवार वाले जो है उसको वातावरण, अच्छा वातावरण नहीं प्रदान करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो जा रहा है उस जगह पे दूध लाने के लिए तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है। सेकंड है, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, ये भी नहीं है कि उसको एक सीमित ज्ञान है। थर्ड है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। हाँ ये सही है कि वो पर डे जो जा रहा है, पर डे जो देख रहा है, उस चीज़ से उसने अपना एक अनुभव मतलब उसका अनुभव एक उस पर आधारित हो गया है और वो उसका खुद का जवाब है, ठीक है, इसलिए ये थर्ड सही हो जाएगा। फोर्थ है, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उसने गाय को नहीं देखा, हाँ गाय को दूध निकालते हुए नहीं देखा होगा लेकिन गाय को नहीं देखा होगा, ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को, इसलिए हाँ, इसलिए आज ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।